जो हुआ संभल में गलत था। तारे की हालत वहाँ अभी भी अच्छी नहीं है, गोली लगने वालों की संख्या ज्यादा है, पुलिस वहाँ भय पैदा कर रही है, जबरन एफआईआर पुलिस ने अपने मन से लिखवाई है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैनिपुलेट करने जिस तरह से मैनिपुलेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके अधिकारी कर रहे हैं, वो भी किसी छिपा हुआ नहीं। और अभी तो इसमें जिन्ना, आतंकवादी, टेररिस्ट, ये सब चीजें भी आनी बाकी, अभी वो नहीं आई। अभी इसमें फिलिस्तीन का भी कुछ वो आ सकता है, ईरान का भी आ सकता है, अफगानिस्तान का भी आ सकता है। अभी तो डीएनए आया सिर्फ अभी। और रही बात डीएनए की, तो डीएनए करवा दो। अगर डीएनए करवा दिया तो पता ही लग जाएगा कौन कौन किसका अधिकार बैठता है और किस कौन राज कर रहा है। संभल के बाद अजमेर पे बात चली आई, गड़े मुर्दे ही उखाड़ने हैं और जानना ही है कि 204 साल पहले, 400 साल पहले तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो बौद्ध स्तूप बनाए गए थे वो कहाँ है। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, युवा नेता, यूथ आइकॉन और जिस पर इस देश के बहुसंख्यक आबादी, खासकर शोषित वंचित समाज उम्मीद भरे नज़रों से देख रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। संभल में जब वो घटना हुई, सर्वे हुआ, जब वहाँ के 5 युवा मरे, तो सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान किया कि मैं वहाँ जाऊँगा। पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, जब चारों तरफ चुप्पी थी, लोग नफ़ा नुकसान तोल रहे थे, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान किया कि मैं जाऊँगा, और पुलिस ने इनको डिटेन किया। संसद में भी इन्होंने कहा कि मैं इस पर बहस चाहता हूँ, लेकिन संसद चल नहीं रही है। क्या लग रहा है कि आपने सबसे पहले कोशिश की और आप गए, सबसे पहले डिटेन हुए, फिर अखिलेश जी गए, फिर राहुल जी को भी डिटेन किया। अखिलेश जी को ने कहा कि हम जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जाने दिया गया। फिर राहुल गांधी को डिटेन किया गया। लेकिन इसकी मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, आपको क्रेडिट नहीं मिला जिस तरह से आपने चुप्पी तोड़ी, बाकी लोग नफ़ा नुकसान देख रहे थे। मैं क्रेडिट की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं जिन लोगों से मेरा दर्द का रिश्ता है, बहुजन समाज के वो लोग जो इस देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, स्थान के आधार पर भेदभाव के शिकार होते हैं, जिन पर जुल्म होता है, उनकी लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। बहुजन सिर्फ दलित से नहीं मिलकर बनता, उसमें पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक भी आते हैं, जिनमें सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई भी है। अब यहाँ इस तरह समझिए कि सबसे पहले दर्द मुझे हुआ कि हमारे लोगों पे नुकसान हुआ। मुझे दर्द में देख के कई लोगों को भी दर्द हुआ, थोड़ा सा बाद बाद में। पिछले लंबे समय से जब हम काम कर रहे हैं तो मैं देखता हूँ, जब सबसे पहले कोई नहीं खड़ा होता तो हम आवाज़ उठाते हैं, फिर हमारी आवाज़ के बाद धीरे धीरे लोग उसमें सुर मिलाते हैं। लंबे समय से ये चल रहा था, पहले तो लोग सुर भी नहीं मिलाते, अब तो सुर भी मिलाने लगे। जो हुआ संभल में गलत था। 24 तारीख की घटना थी, मैंने 24 तारीख को कहा कि मैं जाऊंगा। 25 तारीख को मैं गया भी, रास्ते में रोक लिया गया और मैंने कहा कि पहले उन पर एफआईआर करो, जिन लोगों की जान गई है, उनके जिन लोगों ने वो हत्या की उन पर एफआईआर दर्ज कराओ। मैं पहला शख्स था जिसको कमिश्नर ने वादा किया कि एफआईआर होगी। लेकिन वहाँ जाके हम देख नहीं पा रहे सिचुएशन क्या है। वहाँ के लोग टच में हैं, लेकिन जाना चाहते हैं, जैसे परमिशन मिलेगी जाएंगे। क्या बता रहे हैं आपके कार्यकर्ता? तो हर जगह हैं, क्या क्या अपडेट कर रहे हैं लोग इसको? बाकी उधर से लोग कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की नीति है, मुसलमानों के वोट के लिए हो रहा है। इस तरफ के लोग कह, मुस्लिम समाज के लोग को लगता है कि अब उनका कोई उनको उनके मुद्दे पर बात करने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। उन लोग का आरोप है कि हम लोग हमेशा से दलित बैकवर्ड लीडरशिप के पार्टी को वोट देते रहे, लेकिन कोई हमारे लिए खड़ा नहीं हो रहा है। लोग नफ़ा नुकसान सोच रहे हैं हिंदू मुस्लिम राजनीति में। हमसे तो नहीं कह रहे हैं, आप हमारा नाम लेके आपसे भी नहीं कह सकते। हम तो हर विषय पे जो भी गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है उस पर लड़ते हैं। ना पार्टी देखते, ना रंग देखते, ना धर्म देखते। जिसके साथ ना इंसाफी से, किसान हो, नौजवान हो, पहलवान हो, महिलाएं हो, युवा हो, या फिर मुसलमान हो या दलित हो। चुनाव खत्म हुआ, 20 तारीख कब चुनाव, 21 तारीख को मैं आजम खान साहब के पास था, उनसे मिलने गया था, कुछ समस्या थी। 18 में प्रचार खत्म, 19 तारीख को मैं जो दलित लड़का जो है यहाँ बीकानपुर में, नोएडा में, जिसकी गोली मार के हत्या कर दी, उस परिवार के साथ था। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और चाहे मंगेश यादव का इनकाउंटर हो या कोई भी विषय हो, हमने सबसे पहले आवाज़ उठा के सरकार से सवाल पूछने का काम किया। तो रही बात वहाँ की, वहाँ कार्यकर्ता बता रहे हैं कि हालत वहाँ अभी भी अच्छी नहीं है, गोली लगने वालों की संख्या ज़्यादा है। बहुत सारे लोग, ऐसे लोग हैं जिनको गोली लगी, उन्हीं का नाम एफआईआर में कर दिया गया, तो इस वजह से वो लोग छिपे हुए घूम रहे हैं, दूर दूर जाके अपना इलाज करा रहे हैं। जो लोग जेल गए हैं उनमें भी बहुत सारे लोग दोषी नहीं हैं, निर्दोष लोग पकड़ के जेल भेजे गए हैं। दोषी भाग जाते हैं, निर्दोषी फंसते हैं अक्सर।
तो ये तमाम तरह की परेशानियां हैं। पुलिस वहाँ भय पैदा कर रही है, जबरन एफआईआर पुलिस ने अपने मन से लिखवाई है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैनिपुलेट करने, जिस तरह से मैनिपुलेट करने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके अधिकारी कर रहे हैं, वो भी किसी छिपा हुआ नहीं है। 10 दिन बाद जब हम सवाल उठाते हैं कि 9mm की पिस्टल से हत्या होती, तो पुलिस कह देती है कि हमारे हथियार छीन लिए गए थे, लूट ली गए। फिर वो कारतूस बताने लग जाते हैं कि वो तो मेड इन अदर कंट्री हैं, फिर कुछ और बताने लग जाते हैं। और अभी तो इसमें जिन्ना, आतंकवादी, टेररिस्ट, ये सब चीज़ें भी आनी बाकी है, अभी वो नहीं आई। अब इसमें फ़िलिस्तीन का भी कुछ वो आ सकता है, ईरान का भी आ सकता है, अफगानिस्तान का भी आ सकता है, और सऊदी अरब का भी आ सकता है। कई और एंगल आने सरकार की तरफ से बाकी है जो अभी नहीं है। अभी तो डीएनए आया, सिर्फ अभी डीएनए आया, और ये कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कब उस डीएम पे, एसएसपी पे, कमिश्नर पे, एसडीएम पे कार्रवाई होगी, पुलिस के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, सीओ पे। मैं भी इंतजार देख रहा हूँ जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और रही बात डीएनए की, तो डीएनए करवा दो। अगर डीएनए करवा दिया तो पता ही लग जाएगा कौन कौन किसका अधिकार बैठता है और कौन राज कर रहा है। डीएनए पर आएंगे। संसद में भी आपकी अब जिम्मेदारी है, चूंकि आप चुने हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, वहाँ भी बोलने नहीं दिया जा रहा है इस मुद्दे पर आपको? अब इस पे मैं ये कहूँगा कि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सदन चले और संभल पे चर्चा हो, लेकिन संभल पे सब लोगों को मौका नहीं मिला है अपनी बात को रखने का। एक पार्टी को मौका मिला, उन्होंने बातचीत की है स्पीकर साहब से, स्पीकर साहब ने उनको अलाउ किया। किन शर्तों पे किया, क्या बातचीत हुई, तो वो जानते होंगे। वो बोले, उसके बाद किसी को अब तक मौका नहीं मिला। हम लगातार मांग कर रहे हैं, हमारे साथ दूसरी पार्टियां मांग कर रही है कि संभल का विषय बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है। संभल के बाद अजमेर पे बात चली आई, बदायूं बात चली आई। ये जो पूरा विषय है वर्शिप एक्ट 1991 के वॉयलेशन का, इस पे बुनियादी काम होना चाहिए। ये सब चिंता का विषय है, और इस पे एक विस्तृत चर्चा पार्लियामेंट में 1 या 2 दिन की होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ का जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध हो, उनके मन में जो अविश्वास पैदा हो गया है, वो अविश्वास खत्म हो, और वो अपने मुल्क में, भारत में बड़े इज्जत सम्मान के साथ रहें, और इस देश की तरक्की में शामिल हों, खुद भी आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। क्या क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से ये तमाम मुद्दे हैं, इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सबका डीएनए चेक करेगा, वो मुसलमानों को अब विदेशी कह रहे हैं। तो ये तो फिर वही तो बहुजन आंदोलन में 2 चीज़ें हो रही है, गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। तमाम जो बुद्धिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अगर सर्वे ही हो रहा है मंदिर मस्जिदों का, तो मंदिरों का भी सर्वे हो जाए, जहाँ जहाँ बुद्ध विहार निकले हमें सौंप दीजिए। चाहे वो गया का मामला भी तुल पकड़ रहा है, और लोग कह रहे हैं कि डीएनए भी हो जाए, कौन बाहरी है कौन देसी है पता चल जाएगा। देखिए, मैंने ये बात कही कि अगर इसी तरह से अगर गड़े मुर्दे ही उखाड़ने हैं और जानना ही है कि 204 साल पहले, 400 साल पहले, 600 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले क्या था, अगर यही जानने की इच्छा है, तो फिर अगर कोई बुद्धिस्ट जो है किसी मंदिर के नीचे बौद्ध मठ होने की, बौद्ध स्तूप होने की जो है एप्लीकेशन सर्वे के लिए डालता है, तो क्या कोर्ट उसको परमिशन करेगी? करेगी तो फिर आप देख लो। क्या अगर सर्वे में, एएसआई के सर्वे में निकल जाता है कि वहाँ बौद्ध मठ थे, तो क्या सरकार उनको सौंप देगी? धर्म एक संवेदनशील मामला है, और कई बड़े चिंतकों ने तो धर्म को अफीम के तौर पे भी आंका है। और मैं चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि आज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, मेरे लिए संकल्प का दिन है कि उनके अधूरे कार्य को पूरा करने का हम लोग संकल्प लें, जो आज हमने लिया भी है सुबह अपने साथियों के साथ बड़े पैमाने पे। तो मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूँ, माननीय काशीराम साहब कहते थे कि हमें इस देश को सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है। तो सम्राट अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो बौद्ध स्तूप बनाए गए थे, वो कहाँ हैं? यहीं बनाए गए थे। अगर खोज करनी है 84,000 बौद्ध स्तूप, हाँ, उनकी भी खोज हो जाए। प्लस अगर डीएनए चेक कराना है तो करा लो डीएनए, ये भी जरूरी है। डीएनए चेक कराओ तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ के और हम कहाँ के हैं, और कौन कहाँ का है, कौन बाहरी है, कौन विदेशी है, किसने किसकी हिस्सेदारी को हड़प रखा है, किसको राज करना चाहिए,
कौन जो है दया पे जी रहा है, कौन शक्ति में है और कौन जो है कमजोर होकर जी रहा है, किसने किसका हक मारा ये भी पता लग जाएगा। तो मुख्यमंत्री गुस्से गुस्से में कह तो गए हैं, लेकिन इसकी मांग तो हम बहुत दिनों से पहले से कर रहे हैं। और 2010 की डीएनए की रिपोर्ट भी है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। राखी गढ़ी मामले में। हाँ, तो वो रिपोर्ट ही पढ़ लो। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम तो आज इस देश को एकजुट करने के लिए, हम पुरानी बातों पर चर्चा नहीं करना चाहते। आज हम लोग मिल के, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि मिलजुल के एक समय आएगा कि राष्ट्र जो है एकजुट होकर आगे बढ़ेगा राष्ट्र की तरक्की के लिए, और सभी लोग जो है सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के कि जो एक ये कुरीति समझिए या एक व्यवस्था के आधार पर ये बुराई समझिए, इससे बाहर निकल के भारतीय बन के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम तो उसी का प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि कोई बाहरी है, किसी जाति के, किसी धर्म के व्यक्ति को हम नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सब भारतीय हैं। जो 26 जनवरी 1950 को, और या ये कहिए कि 15 अगस्त 1947 को यहाँ था जब देश आज़ाद हुआ, और जिस दिन संविधान लागू हुआ, जो यहाँ था तो वो भारतीय है, ये संविधान कहता है। और संविधान से बड़े नहीं है। तो मैं नहीं कहता कि किसी की अपर कास्ट के आदमी को भगा दो वो बाहरी है, नहीं कहता। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ना मुझे कोई अधिकार है। सब, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन आज सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ध्येय इस तरफ है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। तो अगर मुख्यमंत्री का डीएनए कराने का मन है तो करवा दो। बाबा साहब की मूर्ति को लेकर बात हो रही है, आप भी गए थे वहाँ माल्यार्पण करने। लोगों का कहना है कि एक तो मूर्ति डिस्प्लेस की गई जहाँ पहले लगी हुई थी, उनका तर्क है कि सारी मूर्तियों को हटाया गया, प्लस बाबा साहब की मूर्ति का जो बेस है उसको भी कम कर दिया गया है। इसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है कि ये उनके मूर्ति, एक तो बाहर मूर्ति तोड़ते हैं मनुवादी जातिवादी, उनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो भारत के महत्व को नहीं समझ रहे बाबा साहब को। लेकिन पार्लियामेंट में जो ये हुआ है, इसको लेकर भी लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जो समाज के द्वारा विरोध दर्ज करा गया था, उससे मैंने माननीय स्पीकर साहब को अवगत कराया था और अपना विरोध भी दर्ज कराया पार्लियामेंट में। इस पर सवाल भी खड़ा किया। लेकिन मैं समाज के तौर पे उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि हम अपना बहुत बड़ा समय मूर्ति लगाने में, मूर्ति की सुरक्षा करने में और मूर्ति को पूजने में खराब कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूँ। मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। हमने उनको ईश्वर का अवतार बना के, और जिस तरह का जो पहले हम पाखंडवाद आदिवाद में घुसे हुए थे, अब हम उनके साथ भी इस तरह का सलूक करने लगे। मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन तक जो है ये धोखा नहीं चल पाएगा। अब लोगों को धीरे धीरे समझना चाहिए कि बाबा साहब ने तो हमें और बहुत सारी बातें भी कही। उन्होंने हमें शिक्षित होने को, संगठित होने को, संघर्ष करने को कहा। उन्होंने हमें ये भी कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। ये पॉलिटिकल पावर जो है ये वो कुंजी है सत्ता की, ये वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। तो हमारे लोगों को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत कुछ है। मेरे मन में एक सवाल है, और लोग बहुत कहते हैं कि जब भी अगली बार आप उनसे मिले, लोग कह रहे हैं कि नेशनल दस्तक दस्तक, मैंने क्या कहा आपसे? बाबा साहब ने जो कहा, क्या हम उस तरफ चल पा रहे हैं? नहीं, उसी से जुड़ा सवाल है। द मास्टर की, यस इट इज द मास्टर की विच कैन यू ओपन द ईच एंड एवरी डोर। आप अपनी सारी समस्याओं के दरवाजे खोल सकते हैं पॉलिटिकल पावर हासिल करके। क्या समाज उस तरफ क्यों नहीं सोच रहा है? उसी पर सवाल है चंद्रशेखर जी। लोग कह रहे हैं कि आप युवा हैं, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, आप ट्रस्ट करता है देश, आप सारे जो नेता हैं, जो सामाजिक आंदोलन करता है, नेता हैं, उनको एकजुट करने की जिम्मेदारी लीजिए, ये लोग कह रहे हैं। सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल उनका अपना मत हो सकता है। मैं आपसे उम्मीदें हैं। लेकिन काशीराम साहब ने भी के सामने ये सवाल आया था, तो उनका जवाब ये था कि भाई हर आदमी अपनी निजी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए और अपनी महत्वाकांक्षा और अपने सम्मान का ध्यान रखते हुए, व्यक्तिगत सम्मान का ध्यान रखते हुए काम कर रहा है। अब सब पांचों उंगली एक बराबर नहीं हो सकती है। जिनका मन हो, जो एक्टिविस्ट हैं, अगर वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आजाद समाज पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अगर मैं ज़्यादा समय इनको मनाने में लगाऊंगा तो
जमीन पे जाके समाज को तैयार करने का काम कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि मैं समाज को तैयार करने का काम कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि मैं लगातार समाज के दुख सुख में जाने का और समाज को तैयार करने का काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे खुद से छोटे भाई 15 दिन आईसीयू में रहे, और मैं चंद्रशेखर आजाद झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं 2 तारीख की रात को उनसे मिलने के लिए गया जब वो आईसीयू से जनरल वार्ड में आ गए। और यहाँ तक कि जिस दिन मैं वहाँ गया तब अस्पताल के कर्मचारियों को पता लगा कि ये चंद्रशेखर आजाद के छोटे भाई हैं। तब वहाँ के डॉक्टर्स मुझसे मिले कि हमें पता ही नहीं, ना इन्होंने बताया कि आप उनके छोटे भाई, ना आपने कोई फ़ोन किया। तो मैंने अपने खुद के व्यक्तिगत परिवार को, अपने सगे भाई को जिनके साथ मैं बचपन में बड़ा हुआ, उनको भी सेकेंडरी कर दिया इस मूवमेंट के सामने। नहीं, लेकिन ये तो चूक हो जाती, तो आपको तो इन्फॉर्म करना चाहिए था, इलाज का मामला है। अब देखो, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर डॉक्टर्स इलाज में कोई कमी बरत रहे हैं, कहीं उस तरह की स्थिति है, तो कहना और सवाल करना लाजमी है। लेकिन जब परिवार के लोग वहाँ हैं और डॉक्टर्स अपना काम जिम्मेदार से कर रहे हैं, तो मैं उनसे क्या कहूँ कि नहीं ये मेरे भाई हैं इसलिए ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट करो। लेकिन जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे जितने पेशेंट मिलेंगे वो भी सब मेरे भाई हैं, तो मुझे उन सब के लिए भी कहना पड़ेगा। बीजेपी एक पॉलिटिकल अलायंस, इसलिए बताइए, मैं समझ रहा हूँ, हाँ, कि जब आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि मैं ये करूं, तो आप ये बताओ मैं कितने लोगों को खुश कर सकता हूं? सबकी अपनी अपनी इच्छा है। मैं समाज की समस्याओं का हल करूं या हमारे जो नेता लोग हैं इनकी समस्याओं का हल करूं? समाज की समस्या क्या है? आज उसको रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत सम्मान की ज़िंदगी, महंगाई, बेरोजगारी से निजात नहीं मिल पा रही है। उसको खाने के लिए अच्छा भोजन, पीने के लिए पानी, पक्की छत, अच्छे कपड़े और सुख सम्मान से एजुकेशन और हेल्थ की सुविधा भी नहीं मिल पा रही। तो मेरे कंधों पे तो जिम्मेदारी है, और मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक एक नेता इस काम को अपनी ईमानदारी से कर रहा है। कई बार हमें इसके कारण कई आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता है, कई जगह हम लोग नहीं जा पाते, तो ऐसा भी लगता है कि हम उनसे कम प्रेम करते हैं। तो हम सब चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं, सब चीज़ों को समझ के, सुन के महसूस करते हैं कि जहाँ ज़्यादा हो सकता हो तत्काल की वहाँ जाना चाहिए, जहाँ लेट हो वहाँ तो कुछ देर बाद भी या उधर जाते हुए चले जाएंगे तो भी हो जाएगा। ईवीएम को लेकर एक मैसिव महाराष्ट्र के बाद अब लगभग एक राय बन चुकी है कि ईवीएम का विरोध शुरू भी हो रहा है। ठीक है, क्या उसको लेकर भी कोई पार्टी के स्तर पे, संगठन के स्तर पे आप लोग का कोई प्लानिंग है? देखिए, ये कुछ ही दिन चलेगी ये चर्चा, क्योंकि अभी ताज़ा चुनाव हारे हैं। अब अगर ये दिल्ली में चुनाव ये अलायंस जीत जाएगा तो इस चर्चा बंद हो जाएगी। बिहार में अगर ये चुनाव अलायंस जीत जाएगा, हार जाएगा तो कहेंगे ईवीएम आ गया। मैं जानना चाहता हूँ, इतने चुनाव हारने के बाद, अभी ये जो पूरा चुनाव ईवीएम से हुआ था लोकसभा का, उसके बाद आपने कितने आंदोलन किए, या भविष्य में आप कितने आंदोलन करने वाले? कोई रूपरेखा तैयार कर दे आंदोलन नहीं, की? अखिलेश यादव ने लेकिन कहा था कि मैं 80 भी सीट जीत जाऊं तो भी ईवीएम के खिलाफ हूं। तो खिलाफ होने से क्या होगा? आप चुनाव बहिष्कार कर दो। खिलाफ होने से मैं भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं हूं, इसलिए मैं घर पड़ के सोता रहूं कि भारतीय जनता पार्टी पावर में बनी रहे। क्या बात बताई आपने? खिलाफ होने से और उसके विरोध में कुछ काम करके लोगों को जागरूक करने में फर्क है दोनों। अब दल ये चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर के दल ये चाहते हैं कि धरने का, झंडा उठाने का, नारा लगाने का, समाज को जागरूक करने का काम तो करे चंद्रशेखर आजाद, और संविधान की कॉपी दिखा के इनका वोट लेने का काम करें ये दल। हम अपना काम कर रहे हैं। जब हम जमीन पे जाते हैं तो अच्छा, हम अपना चुनाव लड़े, हमने वोट की चोरी नहीं होने दी, हमने चैलेंज किया, करके दिखा दो। हम पे तरीके हैं कि हम इस चोरी को रोक सकते हैं अगर चोरी हो भी रही है। उसके लिए जागरूक वर्कर की ज़रूरत है, जागरूक मतदाता की ज़रूरत है। आप देखो, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, चाहे वोटिंग मशीन है कोई भी, सब में कोई ना कोई परेशानी हो सकती, खामी हो सकती है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष को चुनाव के बाद ही क्यों दिखता है? अच्छा खासा लोकसभा का चुनाव लड़े, अब वहाँ गए, आप भी तो विपक्ष का हिस्सा है। हमें जितना हमने मेहनत की उतना वोट मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। जितना, हाँ, उससे बड़ी चोरी तो उत्तर प्रदेश में हुई। इस पर क्या किया विपक्ष के लोगों ने? जो वोट की लूट जो है, डकैती यहाँ पड़ी, कुंदरकी में, मीरापुर में, गाजियाबाद में, कटहरी में, उस वोट की लूट पे क्या किया विपक्ष के लोगों ने? कितने आंदोलन किए, कितने लोग सड़कों पे उतारे, कितने ज्ञापन दिए, कितने सवाल किए, कितने घेराव किए? एक सवाल है चंद्रशेखर जी, देखिए कांग्रेस के पास भी अलायंस है और बीजेपी के पास भी अलायंस है। यूपी, बिहार, इन सब जगहों पर बिना अलायंस से लोग नहीं लड़ रहे हैं।
अगर चंद्रशेखर आज़ाद की भी अपनी पार्टी है, लेकिन अभी अलायंस का दौर चल रहा है, बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास संसाधन है, पैसा है, सत्ता है, वो भी अलायंस में लड़ रही है। और कांग्रेस जिसने 60 साल राज किया वो भी अलायंस करने के लिए मजबूर है। आपकी क्या पॉलिसी? किससे मजबूर है? तमाम दलों से अलायंस कर रहे हैं। हरियाणा में किससे अलायंस किया उन्होंने? हार गए नहीं किए आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, तो नहीं कि अलायंस किए तो हार गए। और पार्टी उनकी साथी थी, वो जम्मू कश्मीर में जाकर 20 सीटों पर लड़ी। मेरा सवाल वही है कि क्या आप किसी अलायंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि पार्टी के सर्वाइवल के लिए भी समाज को तैयार करेंगे, और बहुत सारे फैसले वो पार्टी लीडरशिप लेगी चुनाव के समय। पहले हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। जब हम बिना अलायंस के नगीना जीत सकते हैं इसी तरह की मेहनत करके, तो हम और क्यों नहीं, बाकी जगह क्यों नहीं जीत सकते भाई? दिल्ली में भी अकेले लड़ेंगे। दिल्ली का फैसला भी नहीं किया, दिल्ली की स्टेट की टीम करेगी। बिहार को और यूपी को लेकर बात हो रही है, दो क्रूसियल स्टेट है। बिहार में अभी चुनाव है, दिल्ली के बाद बिहार, हाँ 8 महीने। क्या बिहार में भी कहा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी का अलायंस है, वहां देखिए एक सोशल जस्टिस की धरती थी। बार भी हमने प्रयास किया था, लेकिन हमारे साथी किसी को देना नहीं चाहते। लेकिन अब तो पानी बहुत बह चुका है ना, अब लोगों के पैर से जमीन खिसक रहा है। अच्छा है, उनको कल आ जाए। आप तैयार हैं जो सोशल जस्टिस वाली? फिर क्या कहा, कुदरत उनको सद्बुद्धि दे। जब समय आएगा तब मैं इस पे जो है पार्टी लीडरशिप से बात करके अपनी बात रखूंगा। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने हमेशा कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ को रोका जाए, लेकिन आप मुझे शायद आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि एक अलायंस वहाँ बना था जो इंडिया अलायंस के रूप में था, और उसके बड़े नेता थे नीतीश कुमार, वो बीजेपी के साथ हैं। यहाँ तो यही नहीं पता कौन किसके साथ है। नहीं वो ठीक है, कोई कहीं जा, मैं ये लब्बू चंद्रशेखर तो बीजेपी के आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे ना? नहीं जाएंगे ना, या उसमें भी संभावना है? नहीं जाना होता तो पहले क्यों नहीं चले जाते? जिस राह चलने उसके कोस क्या गिनने? नहीं, राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन परमानेंट होता नहीं है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये विचारधारा की लड़ाई है, और जब आप मिश्रण करेंगे तो फिर आप अपनी 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 कब्र खोदने का काम कर रहे हैं राजनीति का, आपकी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी समाज में। तो आपको मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप एक क्रेडिबल चेहरा है, विश्वसनीय चेहरा है, कोई काम नहीं करेंगे। और राजनीति मैं समझ, राजनीति जो है वो गठबंधन की आज के समय में जरूरत है। अब आज के डेट में कोई पार्टी जो हमारे दरवाजे आएगा, कहेगा कि हमें मिलकर लड़ना है, तो हम किसी को ना नहीं करेंगे। अगर वो जीतने जैसी स्थिति का कोई उसका वो बनेगा, स्थिति बनेगी तो। और बाकी आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते पे मेहनत कर ही रही है। बीजेपी के अलावा हर दल से आप गठबंधन के लिए सहमत हैं? मैं फिर आपसे कहूंगा, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे दल भी हैं जो आज बीजेपी के साथ हैं, जैसे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। आप मुझसे कहोगे नीतीश कुमार जी के साथ तैयार हो गया, तो मैंने कहा कि कुछ फैसले स्टेट लीडरशिप को लेनी है। स्टेट लीडरशिप अपने फैसले लेगी, वो तय करेगी कि जो मेहनत वो कर रहे हैं वो मेहनत कामयाब हो रही नहीं हो रही, और बाकी फिर हम लोग सलाह करके आप जैसे साथी सलाह लेके इस पर आगे बात बढ़ाएंगे। मैं एक नॉर्मल सवाल कर रहा हूँ, मतलब आप एकदम नॉर्मल, मतलब आप राजनीति वाला जवाब मत दीजिएगा। इसे एक आम धारणा, व्यक्ति नहीं हो गया? नहीं आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन हम लोग एक नॉर्मल बातचीत के जैसे, एक आम धारणा है कि इस देश में कांग्रेस ने 60 साल राज किया, SC ST OBC को वो चीज़ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये सच है, फैक्ट है। तमाम जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, जगदेव बाबू, ये सब कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रहे थे, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसीराम साहब। उसके बाद 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, 5 साल और भी रही है, 20 साल के आसपास उसका टर्म होगा, वहाँ भी SC ST OBC को कुछ नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। तो इसी बीच में लोग, तमाम जो सेकुलर दल हैं, जो OBC लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे वो BSP थी जो दलित लीडरशिप वाली पार्टी थी, उसके बाद RJD है, JDU है, JMM है, इन तमाम दलों से लोगों की उम्मीद थी समय समय पर, लेकिन उन लोगों ने वो हार्डकोर फैसले नहीं लिए जिस तरह से कांग्रेस लेती है और बीजेपी लेती है। इसलिए लोगों का सवाल है कि आखिर कब तक हम लोग कांग्रेस का 60 साल विरोध करते रहे, फिर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, हमारी अपनी सरकार कब आएगी? और चूंकि आपके पास लंबा समय है, आप युवा नेता हैं, आप नेशन वाइड आपकी पहचान है, आप पर लोग भरोसा करते हैं, इस बारे में कभी आप सोचते हैं कि क्या करने की जरूरत है? जो सोच रहे हैं लोग, उस सपने के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, जो चाहते हैं उसके लिए कीमत भी चुकानी पड़ेगी। सोचने से काम नहीं चलेगा, उसका रोड मैप बना के उसको धरातल पे जाके उस पर संघर्ष करना पड़ेगा। सारे काम हल होंगे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुए। जैसी मेहनत करोगे, हमारे कहा जैसा गुड़ गिरोगे वैसे मीठा होगा। समाज सोचता तो बहुत है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। इसी तरह से संविधान में अधिकार तो बराबर के मिले हुए हैं, वर्णित हैं, लिखित हैं, वर्णित हैं,
लेकिन वो तब तक उनके पास नहीं पहुंचेंगे, उनका लाभ नहीं मिलेगा जब तक पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में नहीं होगी। आप बहुत सारे नेताओं से मिले हैं, सबके पास महत्वाकांक्षा बहुत है, लोग कुछ भी, जैसे बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ रहता है, राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री। जो ओबीसी लीडरशिप वाली खासकर पार्टियां, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ, सपा है, आरजेडी है, ये बहुत क्या इन्फीरियर रहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रखेंगे, अध्यक्ष भी रखेंगे, मुख्यमंत्री का पद भी रिजर्व है, और पॉलिटिकल अलायंस भी नहीं करेंगे दूसरे पार्टियों के साथ। मैं पिछड़े दलित वर्ग, आप मिले, अखिलेश जी से भी मिले, तेजस्वी यादव से भी मिले, मेरे कैसे अनुभव हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं। नहीं, मैं तो बढ़ा चढ़ा के बोल दूंगा। नहीं, मेरे कैसे अनुभव हैं और उनके क्या परिणाम हुए, मुझे कमज़ोर आंका गया इस बात के साथ, और मुझे हराने के लिए एड़ी चोटी के जोर हमारे लोगों ने लगाए। वो शायद भाजपा से नहीं, मुझसे लड़ रहे थे, और बाकी जगह मुझसे मदद भी मांग रहे थे। जैसे उनके बहुत सारे एमपी जो जीते हैं, वो अपने मुंह से बता सकते हैं क्या मैंने उनकी मदद की या नहीं की। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि जैसा मैंने आपको पहले दिन कहा, और बहुत पहले भी मैंने और मीडिया चैनल कहा, कि वो हमारी लीडरशिप से क्यों नाराज़ हैं, ये वो बेहतर जानते होंगे। इस देश में एक भी एससी मुख्यमंत्री नहीं है आज के डेट में। 20-25% आबादी है। ये तो चिंता है कि 2-4 एससी मुख्यमंत्री बने। 2-4 चैलेंज है। आप कमाल है, चैलेंज हमने कोई छोटा चैलेंज लिया ही नहीं कभी। जब हमने इस देश में स्थापित दलों के खिलाफ, एनडीए और इंडिया अलायंस के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो वो कोई छोटा चैलेंज था क्या? लोकसभा का चुनाव जिसमें 5 विधानसभा सीट आती हैं, जहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो छोटा चैलेंज, हम कभी छोटा चैलेंज ले ही नहीं रहे ना। हम बड़े विजन के साथ आए, बड़े चैलेंज ले रहे हैं, और मजबूत लोगों से लेंगे, और चैलेंज लेंगे भी और हरा के भी दिखाएंगे। क्या रणनीति आगे की? अब कैमरे पे बता दी तो फिर बचेगा क्या? रणनीति का मतलब आप समझते हैं? लोगों से कुछ तो प्लानिंग है जो जनवरी में बताएंगे आपको। जनवरी में आपको प्लान बताएंगे, नया साल आएगा, नई प्लान बताएंगे आपको। बिल्कुल चंद्रशेखर, बहुत पॉलिटिकल तरीके से बात कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन सवाल वही है कि सोचिए, इस देश में मुस्लिम की बात होती है, मुस्लिम समाज के भी मुख्यमंत्री हैं। 20 से 25% की आबादी है एससी समाज की, उसका आज कोई मुख्यमंत्री नहीं है, एक भी देश में मुख्यमंत्री नहीं है। इसकी चिंता दलित समाज के लोगों को भी करनी चाहिए, जबकि हम तो बहुजनवादी हैं, लेकिन दलित समाज के लोगों को भी इसकी चिंता करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। और जिस दिन वो इस चिंता को करेंगे, तो चंद्रशेखर आज़ाद उनके पास सहारे के तौर पर है, उनके वर्कर के तौर पर, कि जो उनकी इस मांग को बहुत जल्दी पूरी करवा देगा। तो सोचिए कि इस देश में एक भी एससी मुख्यमंत्री नहीं है, और ये बड़ा सवाल है, और हम लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। वो समाज जो सबकी लड़ाई लड़ रहा है, संविधान की लड़ाई, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है, वो मुख्यमंत्री नहीं है। ये एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है, और सवाल है कि बिहार, यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद का कद बहुत बढ़ा है, उनके समर्थकों की संख्या बढ़ी है, और बड़े युवा आइकन के तरह पे उभरे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी गठबंधन में भी वो जाते हैं तो फायदा होगा, और विपक्षी गठबंधन में भी जाते हैं तो गठबंधन को फायदा होगा, ये बात सच है। सवाल है कि क्या एससी, एसटी, ओबीसी की लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि वो नए उभरते नेताओं को स्पेस नहीं देना चाहते, और इस वजह से जो एक कहावत है कि हम भले मतलब थान हार जाएं लेकिन गज न जाए, तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी लीडरशिप के लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि उसके दबाव में समाज के अधिकार जो हैं वो छीने जा रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय हमें सीधे कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।